हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करेंगे हमारी यूनिट 6 जो साइकोलॉजी से लिया गया है उसके नेक्स्ट टॉपिक की। तो भाई यूनिट 6 से साइकोलॉजी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई इसमें हमारा जो व्यक्तित्व होता है उसकी वृद्धि और विकास के बारे में इसमें बताया गया है कि भाई जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसका वृद्धि और विकास कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है उसके विकास के बारे में। तो इन्होंने बताया कि सराउंडिंग और इन्वायरमेंट हैव ए इंपॉर्टेंट प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो भाई सराउंडिंग इन्वायरमेंट तो ये तो हमने पहले भी जान ही लिया है कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण जो होता है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जो पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए। और देयर ऑलवेज रिमेन एज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द पर्सनैलिटी थ्रू एफर्ट। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो भी हम एफर्ट लगाते हैं ना, यानी कि हमारे जो प्रयास होते हैं हमारे व्यक्तित्व को सुधारने की जो है संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी कि जब भी हम प्रयास करते हैं, जो एफर्ट हम लगाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व को सुधारने की संभावना हमेशा रहती है कि हम हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। ऐसी बात नहीं है। इट शुड बी रिमेंबर दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज नॉट ऑलवेज द सेम। तो इन्होंने बताया है कि भाई मतलब कि ये याद रखना चाहिए हमें, इट शुड द रिमेंबर्ड से हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पर्सनैलिटी होती है उसके विकास के लिए जो भी हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता। जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का पर्सनैलिटी का, नॉट ऑलवेज द सेम, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, यानी कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन अंडरगोज वेरियस चेंज एट डिफरेंट स्टेज। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी जो है यानी कि जो भी इंसान है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो जीवन चक्र के अलग अलग जो उसकी स्टेज होती है उनमें अलग अलग यानी कि बहुत ही तरीके के जो चेंजेज होते हैं ना, जो परिवर्तन होते हैं उनसे जो है गुजरना पड़ता है, यानी कि उनमें से निकलना पड़ता है इंसान को। यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है किसी भी इंसान की, तो जो जीवन चक्कर हमारा रहता है यानी कि जो हम जीवन जी रहे हैं तो उनमें से अलग अलग हमारी स्टेज आती है, कभी दुख कभी सुख कभी किसी तरीके का माहौल है, तो अलग अलग तरीके की जो हमारी स्टेज आती हैं और उनमें बहुत ही तरीके के जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेज आते हैं, तो उनमें से सब में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, द ग्रो एंड डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन इज डिफरेंट एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यही बताया है इन्होंने कि भी जो शारीरिक विकास हमारा जो रहता है, ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन इन द फिजिकल डेवलपमेंट, तो हमारा जो शारीरिक विकास है या उसकी जो वृद्धि है तो उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन है और जो उसका जो लाइफ साइकिल है, जो डायरेक्शन है और लाइफ साइकिल है, तो वो हमारे अलग अलग जो हमारी स्टेज होती है तो उसमें अलग अलग होती है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी अलग होता है, हमें जो हमारी जो डायरेक्शन जो दिशा होती है वो भी अलग होती है। जब हमारे शारीरिक विकास में होता है, वृद्धि होती है, तो उसमें हमारी जो डायरेक्शन होती है या फिर हमारा जो लाइफ चक्कर होता है वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रहता है। ठीक है, एज एट द सेम स्टेज दिस चेंज इज फास्ट while at some other it is the comparatively less। तो उन्होंने बताया है कि मतलब कि कुछ स्टेज जो हैं वो ये जो परिवर्तन है कुछ स्टेज पर ये किसी भी तरीके के चेंजेज होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। ठीक है, जबकि जो अन्य स्टेज होती है उनकी मतलब की अपेक्षा करते वो कम हो सकते हैं। कहने का मतलब जो भी चेंजेज होते हैं, कुछ चेंजेस जल्दी से हो जाते हैं और कुछ चेंजेस जो है कंपैरेटिवली धीमे होते हैं। तो सिमिलरली, तो इसी प्रकार से द डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज नॉट ए स्टेबल कंडीशन रेदर इट इज द डायनामिक प्रोसेस। तो भाई इसमें जो पर्सनैलिटी होती है इसमें स्टेबल कंडीशन नहीं होती है, विकास या वृद्धि की हमेशा स्टेबल यानी कि स्थिर कंडीशन नहीं होती है, बल्कि ये एक कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक यानी कि गतिशील प्रोसेस है। इट इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय फैक्टर ऑफ डेटरमिन्स दैट द पर्सनैलिटी। और ये जो है हमेशा हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसको निर्धारित करने वाले जितने भी हमारे जो फैक्टर होते हैं उनसे प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो पर्सनैलिटी होती है उसको निर्धारित करने वाले जो फैक्टर होते हैं उन सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, हमारी पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग चेंजेस जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्टेज के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी डायनेमिक होती हैं, स्थिर इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो भी पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट होता है उसके हम मेथड इसके अंदर करेंगे कि भी कौन कौन से तरीके से पर्सनैलिटी को एसेस किया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे देखेंगे कि मूल्यांकन जो है वो किस किस तरीके से हम इसका करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड मेजर ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक एज फीलिंग एंड इमोशनल स्टेट। ठीक है, तो प्री एक्यूपेशनल से मोटिवेशन एटीट्यूड अप्रोच टू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसका जब टेस्ट करेंगे तो हमारी भावनाएं हैं किस तरीके से मेजर करेंगे, किस तरीके से मापेंगे। हमारी भावना है, हमारी जो मनोभावना है, फीलिंग है, चिंता है, इमोशनल स्टेट हमारा भावनात्मक स्टेटस से हमारा कैसा है, और प्री एक्यूपेशनल से जो पारस्परिक संबंध है, सारी की सारी मतलब जो चीजें होती हैं उनको मापने का मापन जो होता है वो प्रदान करते हैं। यानी कि हमने सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी। प्री जो ऑक्यूपेशनल चीजें कैसी है, हमारी प्रेरणा कैसी है, हमारा एटीट्यूड्स कैसा है,
ठीक है। सारी की सारी जो अप्रोच होती है, इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे जो दृष्टिकोण है, इनके तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। देर इज ए डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी अप्रोच ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ असेसमेंट। ठीक है। डाइवर्सिटी के अंदर इसमें आ जाता है कि भी जो इंसान का जो व्यक्तित्व होता है ना, तो उसका जब असेसमेंट होता है उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं असेसमेंट के। तो इंक्लूड सच असेसमेंट, तो वही कुछ असेसमेंट हमारे इंक्लूड किए गए, जैसे कि इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू लेना, रेटिंग स्केल देकर ये देखा जाता है कि भाई इसका कितनी रेटिंग दी गई है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर क्या क्या है, इसका जो पर्सनैलिटी है उसको परखा जा सकता है। सेल्फ रिपोर्ट के हिसाब से हम परखते हैं इसको। ठीक है, पर्सनैलिटी जो हमारा इन्वेंटरीज होता है, तो इसके अंदर अपनी रिपोर्ट होती है, रेटिंग होती है किसी भी इंसान की, किसी कोई भी हमारी सेल्फ रिपोर्ट होती है, या किसी भी तरीके की जो लिस्ट बनाई जाती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारी रहती है, यानी कि कोई भी तकनीक होती है, कोई भी व्यवहार होता है, किसी भी तरीके का बिहेवियर ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, उसका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसे है। तो इन सारी की सारी जो चीजें हैं, वो सारे के सारे असेसमेंट इसके अंदर शामिल होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमारी दी गई है। सबसे पहले इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, सेल्फ रिपोर्ट, पर्सनैलिटी ऑफ द इन्वेंटरीज, प्रोजेक्ट टेक्निक। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे कि भाई असेसमेंट मेथड ये हमारे कौन से होते हैं और किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को जांचने और परखने में हेल्प करते हैं। तो एक एक करके हम आगे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि भाई ये जो मेथड होते हैं कैसे होते हैं, और ये मेथड जो है, ये तरीके जो है किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है द इंटरव्यू। तो भाई इंटरव्यू हम किसको बोलते हैं, साक्षात्कार करते हैं हम उसको इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू के नाम से तो आप समझते ही होगे इंटरव्यू हम किसको बोलते हैं, कॉमन वर्ड है ये हमारा। तो इसमें बताया गया, इन द इंटरव्यू ऑफ इंडिविजुअल अंडर असेसमेंट मस्ट बी गिवन कंसिडरेबल्स ऑफ द latitudes of the telling is history. Interview has both verbal and non verbal components. ठीक है, तो इसमें वही क्या होता है, इसमें जो हमारा साक्षात्कार होता है ना, जो इंटरव्यू होता है, तो उसमें हम किसी भी प्रकार का जो असेसमेंट किया जा रहा है, जिस इंसान का असेसमेंट किया जा रहा है ना, उसकी सारी अपनी जो बातें होती है ना, वो कहने का हक होता है। यानी कि जो स्वतंत्रता दी जाती है टेलिंग स्टोरी की, भी वो सारी की सारी बातें बोले, तो उसको पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, और इंटरव्यू है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। और वही जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार होता है, मौखिक भी होता है, गैर मौखिक भी हो सकता है। दो तरीके के घटक जो है, कंपोनेंट्स है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बोल के भी और हाव भाव से भी। The aim of the interview is the gather information, and the adequacy of the data gathered depend in large part of the question asked by the इंटरव्यूअर। ठीक है, तो इसने बताया गया इसका उद्देश्य क्या होता है इस साक्षात्कार का। इस साक्षात्कार का ये उद्देश्य होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना है, यानी कि जानकारी एकत्रित करना है। और ये जो जानकारी एकत्रित जो की गई ना, तो उससे क्या होगा, डाटा जो है, सारा का सारा डेटा जो होता है वो इकट्ठा करना होता है। और डेटा जो है वो मतलब कि पर्याप्त होना चाहिए काफी हद तक। तो हमारा जो इंटरव्यू होता है उसके द्वारा पूछे गए जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस पर निर्भर करता है कि भाई आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके अंदर सारा का सारा उसका जो डाटा है, उसके बारे में सारी की सारी जो चीजें हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गैदर करेंगे। और ये सारा बेस्ड किसका होता है, ये जो इंटरव्यू लेने वाला जो होता है, तो उसके जो वो जो पर्सन पूछता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो एंड द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू द फोकस इन द इंटरव्यू ऑफ जनरली ऑन द जॉब कैंडिडेट वर्क एक्सपीरियंस, जनरल एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स एंड द ऑक्यूपेशनल गोल्स। तो वही एक हमारा इस तरीके से होता है कि भाई एक एम्प्लॉयमेंट से, यानी कि रोजगार से संबंधित जो इंटरव्यू लिया जाता है, यानी कि नौकरी से संबंधित जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सारा का सारा जो ध्यान होता है ना इंटरव्यू लेने वाले का, वो आमतौर पर नौकरी के लिए जो उम्मीदवार है उसके काम का अनुभव भी, कितना एक्सपीरियंस है तुम्हें काम करने का। ठीक है, और उसके जो सामान्य जो कैंडिडेट है उसके अनुभव के साथ साथ उसके स्पेसिफिक उसका एटीट्यूड कैसा है, मतलब एटीट्यूड इन द सेंस कि उसका दृष्टिकोण कैसा है, किस चीज को किस नजरिए से देखता है। ठीक है, और उसके व्यवसाय यानी कि जो ऑक्यूपेशनल गोल्स क्या है, भाई अपने काम को लेकर के, अपने एम्बिशंस को लेकर के वो क्या सोचता है, भाई काम के प्रति इसमें इसको इंटरेस्ट है इस काम के प्रति, और उसके प्रति उसके गोल्स जो है, लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है वो क्या है। तो इन सभी चीजों से संबंधित जो है क्वेश्चन करता है इंटरव्यू लेने वाला। इन द डायग्नोस्टिक मेडिकल ऑफ द साइकेट्रिक इंटरव्यू कंसिडरेबल, जो हमारा कंसिडरेबल से अटेंडेंट वुड द पेड टू द पेशेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड एनी सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर दैट मे हैव ओकर्ड ओवर द ईयर। तो भाई इस तरीके से हमारे जो कि डायग्नोस्टिक मेडिकल से हमारी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे जो डॉक्टर होते हैं, किसी भी प्रकार के, यानी कि जो मनोरोग वाले जो हमारे डॉक्टर होते हैं, जिनको हम साइकेट्रिक बोलते हैं, अगर वो किसी तरीके का इंटरव्यू या काउंसलिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी भी पेशेंट को का शारीरिक स्वास्थ्य और उसके पिछले कुछ सालों के जो भी उसने ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका हुआ है, या किसी भी प्रकार के व्यवहार से संबंधित अगर डिसऑर्डर है, फिजिकल हेल्थ से संबंधित कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, व्यवहार से संबंधित कोई विकार उसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे लक्षण, साइंस, सिम्टम जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो उन पर विशेष ध्यान देता है।
तो साइकेट्रिक देखता है कि भी इसके हाव भाव कैसे, बात करने का तरीका कैसा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है बातों पे या नहीं कर रहा है, या डरा हुआ है, तो उन सारी चीज़ों पे ध्यान देता है। तो एक जो जॉब के लिए इंटरव्यू देता है तो वो उस काम से, उसके काम से संबंधित एक्सपीरियंस और इन चीज़ों पे ध्यान देता है। और एक जो हेल्थ केयर करने वाला जो हमारा साइकेट्रिक होता है वो उसकी मानसिक अपीयरेंस और उसकी जो हाव भाव और जो बिहेवियर होता है उस पर ध्यान देता है। तो अलग अलग इंटरव्यू जो है वो अलग अलग तरीके की चीज़ों में हमें असेसमेंट करना होता है। तो नेक्स्ट हमारा टू बोर्ड्स टाइप ऑफ इंटरव्यू में भी द डिलेंटेड। तो इसमें जो हमारा जो इंटरव्यू होता है तो उसमें मोटे तौर पर दो प्रकार में इसको जो है बांटा गया है। तो उसमें सब पहला प्रकार इन्होंने बताया, इन द इंटरव्यू डिजाइन फॉर यूज इन रिसर्च फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यू ऑफ directed towards of the electing formation that may be relevant of the particular practical application and degree journal study or to those personality theories। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कि हाइपोथेसिस बीइंग ऑफ द इन्वेस्टिगेट्स। तो भाई इन्होंने क्या बताया है कि भाई मोटे तौर पर जो चीज़ें इन्होंने ये लेके चल रहे हैं कि भाई जो हमारा जो इंटरव्यू होता है दो टाइप का इन्होंने बताया गया, दो टाइप में इन्होंने डिवाइड किया। तो पहला इंटरव्यू कैसा होता है, पहला इंटरव्यू ऐसा होता है कि भाई उसमें जो भी हमारा रिसर्च की जो चीज़ें होती है ना, यानी कि रिसर्च में मतलब कि उपयोग लाने के लिए जो भी हमारा डिज़ाइन किया जाता है इंटरव्यू, ठीक है, यानी कि रिसर्च में लाने के लिए जो हमारा डिज़ाइन किया जाता है इंटरव्यू, तो उसमें जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो इंटरव्यू लेने वाले के इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू जो लेने वाला होता है ना, वो फेस टू फेस यानी कि आमने सामने जो है संपर्क करते हैं और मतलब की सारी जो जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। और जो भी जो डायरेक्शन होती है ना बात करने की, जो सारी की सारी जो दिशाएं जो डायरेक्शन होती है वो निर्देशित जो है उसके अंदर की जाती है। ठीक है, और जो कि इसके अंदर हमारा इन्होंने बताया जो मतलब कि सामान्य तौर पर जो स्टडी की जाती है ना, जो मतलब कि एक जो जर्नल स्टडी और दोज पर्सनैलिटी थ्योरीज, तो भाई इसमें जो सामान्य तौर पर जो अध्ययन किया जाता है तो उसके तहत अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा जो एक अलग से जो व्यवहार है और जो अनुप्रयोग है, तो इसमें सारा का सारी जो पर्सनैलिटी है उसके सिद्धांत हैं और मतलब की सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो इसकी जो है जांच मतलब कि जिनकी जांच की जा रही है, ठीक है, तो इसमें सारी की सारी वही चीज़ें आमतौर पर ये हमारी किस लिए डिज़ाइन की गई है, भाई इस इंटरव्यू के अंदर ये जो डिज़ाइन किया गया हमारा, ये रिसर्चर में जो उपयोग की जाने वाली जो डिज़ाइनिंग किया गया जो हमारा इंटरव्यू होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है कि आमने सामने बैठ के संपर्क किया जाता है और सारी की सारी जानकारी प्राप्त की जाती है और सारी की सारी जो दिशा निर्देश होते हैं वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। और इसमें जो स्टडी हमारी होती है तो उसमें जितने भी हमारे व्यवहार को लेकर के जितने भी अनुप्रयोग हैं और इंसान के जितने भी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनैलिटी को लेकर के हमारे जितने भी सिद्धांत हैं और हाइपोथेसिस यानी कि हमारी जितनी भी परिकल्पना यानी कि जो हमारे हमने जो चीज़ें सोच रखी हैं तो सारी की सारी वो हमारी इसके अंदर होती हैं। तो सारी की सारी क्या होती है, इन्वेस्टिगेटेड की जाती है, यानी कि जिनकी हमारी जो जांच है वो की जाती है। तो ये हमारा एक तरीके का इंटरव्यू उसके अंदर रहता है। दूसरा जो इंटरव्यू होता है, अनदर टाइप ऑफ द क्लिनिकल इंटरव्यू फोकस्ड ऑफ द एसेसिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट। सच ऑफ द इंटरव्यू इज एक्शन ओरिएंटेड एंड मे द indicate appropriate treatment. Both research and clinical interviews frequently may be the conducted to obtain and the individual life history and the biological information. ठीक है, identifying fact फैमिली रिलेशनशिप बट दे डिफर इन द यूज टू विच द इंफॉर्मेशन इज पुट। तो भी अनदर टाइप जो हमारी इसकी बताई गई है, यानी कि दूसरी प्रकार का जो हमारा इंटरव्यू इसके अंदर बताया गया है उसमें बताया गया फोकस्ड ऑफ एसेसिंग द स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो भी दूसरी प्रकार का जो हमारा इंटरव्यू इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसमें जो फोकस किया जाता है वो हमारा जो किसी भी बीमारी का जो समाधान किया जाता है, निदान किया जाता है, तो उसके लिए वो इंटरव्यू होता है। और इसमें एक जो पर्टिकुलर जो एक इंडिविजुअल यानी कि पर्टिकुलर एक विशेष जो व्यक्ति जो होता है ना, तो उसमें जो कि मनोरोग जिसको होता है यानी कि साइकेट्रिक पेशेंट होता है, यानी कि मानसिक बीमारी अगर उसको किसी प्रकार की होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो स्थिति है उसका जो आंकलन करने के लिए ये केंद्रित किया जाता है। यानी कि एक मानसिक पेशेंट को देखने के लिए जो हमारा इंटरव्यू जो होता है, जो असेसमेंट जो की जाती है वो इसके लिए होता है पर्टिकुलर एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जो कार्रवाई जो की जाती है, अर्थात इसमें मे इंडिकेट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी हमारा जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, उसका हमें ये लगता है कि इस तरीके की जो है एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जिस भी तरीके का उपचार, जिस भी तरीके का जो ट्रीटमेंट है, इलाज जो है उसके लिए संभव हो सकेगा। ठीक है, और बहुत रिसर्चर और वही जो हमारे रिसर्चर होते हैं उनके न उन वो क्लिनिकल इंटरव्यू फ्रीक्वेंट में बी द कंडक्टेड टू ऑब्टेन्ड ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ हिस्ट्री ऑफ द बायोग्राफिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो तो इन्होंने बताया है कि जो भी हमारे जो रिसर्चर होते हैं यानी कि शोध करने वाले जो होते हैं, वो हमारा जितना भी हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू होते हैं, यानी कि दोनों ही प्रकार के जो हमारे इंटरव्यू होते हैं, वो अक्सर किसी न किसी इंसान का जीवन और किसी प्रकार का पिछला इतिहास या फिर जीवन से संबंधित जो जानकारी होती है, जैसे कि
जीवन से संबंधित जानकारी में क्या आ जाएगा, सारे के सारे आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटी फैक्टर आ जाएंगे, सारे जीवन से संबंधित जो तथ्य है उसके हैं। फैमिली रिलेशनशिप यानी कि पारिवारिक संबंध जो है वो प्राप्त करने के लिए ये सारी की सारी चीजें आयोजित किए जाते हैं। तो उसके बारे में जब हम साक्षात्कार करते हैं तो हम उससे जानने की कोशिश करते हैं कि भी वो कौन है, वो क्या करता है, परिवार में कितने सदस्य, कौन परिवार कैसा है, किन के साथ उसका किस तरीके का रिलेशन है। तो एक जब साइकेट्रिक पर्सन होता है, वो साइकेट्रिक पेशेंट होता है, तो उसे ये जाना जाता है कि भी मानसिक रूप से परेशान क्यों है, मानसिक डिसऑर्डर या मानसिक जो स्थिति इसकी अब हुई है वो किस वजह से हुई, तो उसके पीछे की सारी वजह जानी जाती है। तो इसमें जो मेन चीज होती है वो यही होती है कि इसकी किस प्रकार की परेशानी है तो वो चीजें पहचानने की कोशिश जो इसके अंदर की जाती है। और इसमें सबसे पहला फैक्ट जो है फैमिली रिलेशनशिप ही देखे जाते हैं, या फिर काम की जगह पर अगर किसी तरीके के रिलेशनशिप होते हैं तो वो चीजें जो है ज्यादा असर डालती हैं। और इसमें बट दे डिफर इन द यूज ऑफ विच द इंफॉर्मेशन इज पुट, लेकिन जो जानकारी जो होती है ना इसमें सारी की सारी जो पारिवारिक संबंध से प्राप्त करने के लिए हमारी ये चीजें आयोजित की जाती हैं, और इसमें जितनी भी हमारी जानकारी होती है उसके उपयोग के लिए हमारे जो मेथड्स होते हैं ना वो सारे के सारे अलग यूज किए जाते हैं। अब ये नहीं है कि एक इंसान के को आप एक चीजें पूछ रहे हैं तो उसी तरीके की चीजें पूछेंगे। हर इंसान की मानसिक प्रॉब्लम का कारण जो है वो कुछ और हो सकता है, किसी प्रकार का डर हो सकता है, किसी चीज को लेकर के फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो अलग अलग होती हैं सबकी और अलग अलग चीजें उसकी रहती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड। तो इंटरव्यू का मेथड जो हमने देखा, इंटरव्यू के मेथड में हमने पता किया है कि भी जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनका इंटरव्यू किस तरीके से किया जाता है, और जो मानसिक रूप से अब नॉर्मल पर्सन होते हैं तो उनका इंटरव्यू में किस तरीके के मेथड शामिल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मेथड आ जाता है इसके अंदर रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल जो होता है वो किस तरीके का मेथड होता है वो इसमें जानेंगे हम। तो रेटिंग स्केल में आ जाता है कि भाई रेटिंग स्केल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द ब्रिस्टल ऑफ असेसमेंट टेक्निक। तो भाई ये जो रेटिंग स्केल है ये हमारा जो है असेसमेंट करने का सबसे पुराना और सबसे बहुत ज्यादा टेक्निक में से एक है, यानी कि बहुत सारी जो टेक्निक यूज की जाती है उनमें से एक है और बहुत ही पुराना मेथड ये हमारा माना जाता है। रेटिंग स्केल प्रेजेंट यूजर विद एन आइटम इन आस्क them to the select from the number of choice is rating scale of similar in some respect to the multiple choice test, but it option represent degree on the particular characteristic। तो वही कहने का मतलब ये जो हम रेटिंग स्केल देखते हैं ना तो उसमें क्या हो जाता है कि रेटिंग स्केल में का उपयोग करने वाले जो होते हैं तो उनको एक क्या दिया जाता है, एक आइटम, यानी कि कोई भी वस्तु या कुछ भी दिया जाता है तो रेटिंग स्केल में एक आइटम दिया जाता है जो कि उसमें से जो है सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें से जो है चुनने के लिए कुछ चॉइस करने के लिए दिया जाता है, कुछ विकल्प चुनने के लिए जो है उनको कहा जाता है। तो रेटिंग स्केल जो है वो हमारा कैसा रहता है, रेटिंग स्केल कुछ मायनों में यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि कैसा होता है, बहुत ज्यादा मल्टीपल चॉइस टेस्ट भी हमारा होता है, यानी कि बहुत सारी चीजों में से कुछ चूज करना होता है तो मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है, उसमें से दो चीज भी पसंद आ सकती है, चार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें जो है वो भी उसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें जो दिया जाता है वो तो हमारा दिया तो इसीलिए जाता है कि इसमें से एक चीज चुनी जाए, लेकिन रेटिंग स्केल के कुछ मायनों में बहुत ज्यादा जो है वो हमारा मल्टीपल चॉइसेस जो है, मल्टीपल चॉइस जो है वो हमारी मतलब कि एक तरीके का टेस्ट लगा लो, एक तरीके का टेस्ट होता है कि भाई उस इंसान को विकल्प दिए गए तो उसमें से वो किस चीज को चूज करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्किल जो है वो रहता है, बट इट ऑप्शन रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसमें जो हमारी जो चॉइस होती है ना वो किसी विशेष या फिर किसी विशेषता के स्तर को दर्शाते हैं, विशेषता के स्तर को, यानी कि वो अलग से उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग से कोई चीजें होती हैं उनको दर्शाती है, यानी कि कौन इंसान किस तरीके की चीज को पसंद करता है तो उसी के हिसाब से रेटिंग स्केल जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो आइटम दिए गए हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेटिंग स्केल होता है। रेटिंग आपने देखी हुई होगी कि भाई कोई भी चीज आपने जो जैसे खरीदते हैं आप ऑनलाइन तो उसमें भी रेटिंग दी जाती है, भी कोई 3 देता है, कोई 4 देता है, तो अपने अपने हिसाब से उसको रेटिंग देते हैं। भाई मैंने ये चीज ली है, किसी के घर में वो चीज सेफ पहुंचे तो वो रेटिंग कंप्लीट देगा, उसे वो चीज अच्छी लगे, किसी के घर में अगर कोई भी चीज किसी भी तरीके से, तो वो रेटिंग है, एक रेटिंग स्केल ये बताता है कि इस चीज की डिलीवरी बहुत अच्छी तरीके से और ये प्रोडक्ट जो बहुत अच्छे से पहुंचा, तो उस तरीके से इसी तरीके से इसमें भी रेटिंग स्केल का यही मतलब हो जाता है कि भाई कोई भी इंसान को मल्टीपल चीजें दी जाती है, उसमें से जो चीजें चूज करता है तो उसी के हिसाब से उसका जो चॉइस का जो टेस्ट होता है वो लिया जाता है और उसमें फिर उसको इसी तरीके से रेटिंग दी जाती है, जैसे नंबर दे देते हैं भी 10 में से आपको इतने नंबर मिलेंगे, 10 में से इतने नंबर मिलेंगे, तो उसी तरीके से इसमें रेटिंग स्केल हमारा होता है। ग्रेड भी दिए जाते हैं जिस तरीके से, तो वो भी हमारा एक रेटिंग स्केल ही हो जाता है। तो रेटिंग स्केल आर यूज्ड बाय ऑब्जर्वर एंड आल्सो बाय इंडिविजुअल फॉर सेल्फ रिपोर्ट, दे परमिट ऑफ द कन्वीनिएंट कैरेक्टराइजेशन, जो हमारा कैरेक्टराइजेशन जो हमारा उसके अंदर रहता है अदर पीपल एंड देयर बिहेवियर। तो उन्होंने बताया कि जो रेटिंग स्केल का जो उपयोग होता है ना वो हमारे जो ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करने वाले जो होते हैं उनके द्वारा, जो भी जो इंसान होते हैं उनके द्वारा अपने अपना जो असेसमेंट करना होता है ना, अपना सेल्फ रिपोर्टिंग जो होती है
ठीक है, उसके लिए किया जाता है। रेटिंग स्केल का मतलब जो ऑब्जर्वर होते हैं वो अपने सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए भी इन चीज़ों को इस्तेमाल में करते हैं। परमिट जो इसमें चीज़ें होती हैं, यानी कि द परमिट ऑफ द कन्वेंट, यानी जो दूसरे जो लोग होते हैं और उनके व्यवहार का जो सुविधाजनक वर्णन करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक हो जाते हैं। यानी कि दूसरे जो लोग होते हैं ना, तो उनका जो बिहेवियर होता है, तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो भी आसानी से पता चल सकती हैं। रेटिंग स्केल प्रेजेंट एन ऑब्जर्वर विद स्केलर ऑफ द डायमेंशन अलोन विच दोज हु आर ऑब्जर्व आर टू बी प्लेस्ड। तो जो रेटिंग स्केल हमारा जो रहता है, रेटिंग स्केल में क्या हो जाता है, इसमें जो ऑब्जर्व होता है वो उसके पास ना इस तरीके के जो हमारे स्केलर रहते हैं, यानी कि मापदंड जो है वो प्रदान करता है कि जिसके आधार पर जो हमारा असेसमेंट किया जा रहा है वो किए जा रहे हैं। तो वो किसी भी इंसान को क्या किया जाता है, वो किसी भी इंसान को ऑब्जर्व ऑफ द प्लेस, तो उसको वर्गीकृत करता है, यानी कि उसके जो डायमेंशन होते हैं वो बताता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेटिंग स्केल जो है, जो हमारे ऑब्जर्व होते हैं ना, उनको इस तरीके के मापदंड देता है, इस तरीके की चीजें प्रदान करता है जिसके आधार पर वो जिस भी तरीके का अवलोकन या असेसमेंट करे, जिस तरीके के अवलोकन जो है वो किए जा रहे हैं या असेसमेंट किए जा रहे हैं, तो उस व्यक्तियों का जो है वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत करने का यानी कि अलग अलग पोर्शन में रखने का। जैसे कि ए टीचर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब उदाहरण के लिए एक इसमें टीचर्स के बारे में बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल माइट बी आस्क्ड टू रेट स्टूडेंट ऑन द डिग्रीज टू विच द बिहेवियर ऑफ इच रिफ्लेक्ट लीडरशिप कैपेसिटी, शाइनेस एंड क्रिएटिविटी। तो वही इसमें बताया गया है कि भाई एक जो टीचर है, यानी कि एक अध्यापक है, उसने मतलब कोई भी जो स्टूडेंट है उसके व्यवहार का, उसका अच्छा नेतृत्व की क्षमता है, वो शर्मीला है, ठीक है, और वही उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बहुत अच्छी है, वो क्रिएटिव भी है, अलग अलग तरीके के काम, रचनात्मक काम भी करता है। तो उसके आधार पर उसका जो असेसमेंट करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी टीचर है तो डाटा बना करके देता, भी ए ग्रेड देता, अभी ये गेम, ये बच्चा जो है गेम में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, राइटिंग इसकी कैसी है, ओरली कितना सुना पाता है, तो सारी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर कितनी है, शर्मिला है नहीं है, व्यवहार कैसा है क्लास में, उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, तो इसके आधार पर उस बच्चे का जो है असेसमेंट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो पीयर माइट्स रेट इच अदर अलोन डायमेंशन सच ऑफ द, इसमें हमारा जो फ्रेंडलीनेस और हमारा ट्रस्ट वर्थलेसनेस एंड द सोशल स्किल जो है सर्व। तो इन्होंने बताया कि इसमें जो मूल्यांकन जो उसका किया जाता है बच्चे का, तो वो मतलब कि कई चीज़ों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन उनका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा सकता है जो कि उसके साथ पढ़ने वाले जो उसके क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ठीक है, उसके साथ पढ़ने वाले उसके मित्र जो दोस्त होते हैं, और विश्वसनीयता भी, तो कितना विश्वास किया जा सकता है, और सोशल स्किल यानी कि सामाजिक कौशल। तो इस तरीके के जो मापदंड होते हैं ना, उसके आधार पर भी एक दूसरे का जो बहुत अच्छे तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं कि भी जो बच्चा है, जो जो भी बच्चा है उसका उसके दोस्तों के साथ किस तरीके का व्यवहार है, उसके दोस्त या टीचर्स जो हैं उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, सामाजिक रूप से उसके अंदर कोई जो स्किल है वो है या नहीं है। तो ये जो मापदंड होते हैं इसके आधार पर भी मूल्यांकन जो है वो किया जा सकता है, और रेटिंग स्केल में इसी तरीके की रेटिंग जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन से प्रिंटेड रेटिंग स्केल ऑफ अवेलेबल फॉर द डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर of psychiatric hospital patient. Relatively exact rating scale have also been of devised used with the other groups. Rating scale often take a graphic form. तो वही इन्होंने बताया कि जो हमारा जो मनोरोग होते हैं ना, यानी कि जो भी हमारे मानसिक रूप से जो बीमार जो हमारे होते हैं, बीमारियां जो होती हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इन्होंने बताया कि भी जो हॉस्पिटल में जो मरीज जो होते हैं ना, तो उनके व्यवहार का जो भी उसके व्यवहार के उनके व्यवहार के बारे में जो वर्णन किया जाता है, तो वो करने के लिए हमारा क्या किया जाता है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल पेशेंट जो होता है तो उसमें मरीजों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए सारे के सारे जो रेटिंग जो होती है वो हमारा रेटिंग स्केल जो है वो उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो उनका जो व्यवहार है उसमें कितना सुधार आया है, कितने रूप में कितने लेवल का ये मानसिक रूप से बीमार है, किस तरीके का इसका डिसऑर्डर है, तो वो सारी की सारी चीज़ें की जानकारी उससे मिल जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेटिंग स्केल जो है वो भी वहाँ पर हमारे मौजूद होते हैं, जो कि हमारे सारे के सारे जो रेटिंग स्केल है वो भी वहाँ पर तैयार किए जाते हैं, और रेटिंग स्केल जो है वो अक्सर किस रूप में पाए जाते हैं, ग्राफिक स्केल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 वट डिग्री इन जोन शाय, भाई कितने डिग्री से जोन जो है वो कितना शाय है, कितना शर्मिला, तो उसका भी रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एक होता है बच्चा बिल्कुल ही बात नहीं करता, एक जो बच्चा होता है जो भी काम काम की बातें करता है, एक बच्चा होता है जो थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेता है, एक बच्चा ऐसा होता है जिसे परवाही नहीं है वो क्या बोल रहा है, उसे पता ही नहीं, फिर भी उसको बोलते जाना। तो वो हमारे जो होते हैं वो अलग अलग रेटिंग स्केल हमारे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाता है नोट एट ऑल, साइलेंटली, मॉडरेटली, वेरी, और हमारे एक्सट्रीमली। तो वो चारों में आ जाता है कि भाई बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल भी शाई नहीं है, बिल्कुल वो मुंह फटा है, वो सब कुछ बोलता है, बहुत ही शरारती है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है, साइलेंटली भी थोड़ा सा शाई है,
ठीक है, और मॉडरेटली मध्य शाय है, और वेरी यानी कि बहुत है, और एक्सट्रीमली बहुत ही शाय है। 20 बार बोलोगे तब एक बात का जवाब देगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये सारे के सारे रेटिंग स्केल के अंदर हमारे आ जाते हैं, और इसमें इसी तरीके के रेटिंग स्केल से हम किसी भी बच्चे का जो है असेसमेंट, या बच्चा है, बड़ा है, या कोई भी या पेशेंट है साइकेट्रिक, तो वही किसी भी तरीके की जो हमारी पर्सनैलिटी इसके अंदर होती है, तो उसका मूल्यांकन, उसका असेसमेंट जो होता है वो किया जाता है, और रेटिंग स्केल जो है वो एक तरीके का मेथड है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने रिटर्न में भी यहाँ तक ये हमारा करना है, इसको रहने देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हम तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। तो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट जो है वो हमारे किस तरीके का मेथड होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के अंदर इन्होंने बताया कि सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी टेस्ट आर यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग इन मेकिंग डायग्नोज एंड द deciding whether treatment and required and the planning treatment to be used। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारे जो हमारे सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी है, तो इसके अंदर जो भी हमारी जो कंडीशन है ना, जो निदान करने की है, या फिर हमारे किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट वगैरह करने की है, डायग्नोज की जो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, तो मतलब कि डायग्नोज करने का जो भी हमारी जो कंडीशन होती है, जो भी हमारी परिस्थिति होती है, तो उसमें हमारी जो सेल्फ रिपोर्ट होती है ना, सेल्फ रिपोर्ट जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, तो सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी या फिर किसी भी तरीके के हमारे जो टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि जो डायग्नोज किए जाते हैं, उनका उपयोग करना। ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह करना, तो सारी जो चीजें होती है ना, सारी जो जरूरतें होती हैं, उनका निर्णय लेना, और जो हमारा जो ट्रीटमेंट की जो भी हम प्लानिंग की जाती है, तो उनके बारे में जो योजना बनाई जाती है ना, तो योजना बनाने के लिए इन सभी चीजों का किया जाता है सेल्फ रिपोर्ट। अपने से आप सारी की सारी चीजों की योजना बनाएंगे कि भी किस तरीके से पेशेंट का असेसमेंट करना है, किस तरीके से डायग्नोज करोगे, कौन सा ट्रीटमेंट करना है, क्या इसको इलाज देना है, तो वो आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट जो है वो आप करेंगे, और जो है जो इसकी जो योजना बना का जो काम होता है ना, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ए सेकेंड मेजर यूज इज एज एन एड सिलेक्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड थर्ड इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो इन्होंने बताया कि इसका जो दूसरा मुख्य प्रयोग होता है ना, मेजर जो यूज जो इसका रहता है, तो वो एड ऑफ द सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज। तो भी जो हमारा जो दूसरा इसका यूज रहता है, वो जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, उनको चुनने में, उनका चयन करने में जो है सहायता जो ये करता है। ठीक है, जो दूसरा जो इनका दूसरी जो हमारी जो चीजें होती हैं, यानी कि जो मेजर जो हमारा सेकंड जो चीजें होती है एम्प्लॉय को चूज करने में होता है, और थर्ड जो इन्होंने बताया साइकोलॉजिकल रिसर्च, और तीसरा जो होता है वो हमारे साइकोलॉजिकल क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं वो इसमें उसका यूज होता है। तो पहले में देख लिया कि भी योजना बनाते हैं हम इन सभी चीजों की, उसमें यूज होता है सेल्फ रिपोर्ट का। दूसरा हमारा होता है कि भी हमने किसी कर्मचारी को चयन करना, तो उसमें भी हम सारी की सारी चीजें उसकी चेक करेंगे, और फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे अपने सेल्फ, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, क्या इसकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तीसरा हम जो हमारे मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च होती है, जो हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है, तो उसके अंदर इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ऑफ द लेटर केस would be whether score of the measure of test anxiety। ठीक है, that is the feeling of tenseness of the worry what people experience before an exam might be used to divide people into group according to how upset they get while taking exam। ठीक है, तो वही उन्होंने बताया है कि वही इसमें जो एंजाइटी की जो चीजें हमारी किस लिए बताई गई हैं इस एग्जाम्पल में, यानी कि ये जो हमारा उदाहरण दिया गया है, तो इन्होंने बताया है कि भाई बाद वाले मामले जो है उसमें एक उदाहरण ये होगा कि भाई जो हमारी परीक्षा से पहले जो लोगों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है ना, यानी कि तनाव और चिंता की भावना जो बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, यानी किसी भी प्रकार का एग्जाम देना हो, किसी भी तरीके का स्कोर हो, तो वो मेजर जो किया जाता है, तो उसमें टेस्ट होता है भाई एंजाइटी जो है किस तरीके की इसको रहती है, किस तरीके का तनाव, किस तरीके की भावनाएं जो है वो हमारी प्राप्त करती है, तो उसमें जो भी उसको अंक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारी परीक्षा के दौरान वो घबराहट जो में होती है, तो उसके स्तर के आधार पर लोगों को जो है मतलब कि एक ग्रुप जो होता है ना, एक समूह होता है, तो उसमें विभाजित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब टेस्ट किया जाता है ना एंजाइटी का, तो उसको ग्रुप में विभाजित करने के लिए किया जाता है, भाई एक्सपीरियंस किया जाता है इन सभी चीजों का, कि भाई एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको अनुभव किया जाने के लिए भी तनाव और चिंता की जो भावना होती है ना, यानी कि परीक्षा की चिंता का माप जो किया जाता है, तो उसमें जितने भी अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो स्केल हम करते हैं, तो उसमें जितने भी अंक जो मिलते हैं, तो उसका उपयोग जो है परीक्षा के दौरान, यानी कि जो टेस्ट किया जाता है उसके दौरान उसकी घबराहट का जो स्तर होता है, भाई एक इंसान परीक्षा दे रहा है बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, दूसरा दे रहा है उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो उसके आधार पर जो लोग जो होते हैं ना उनका ग्रुप बना जाता है, तो उनको ग्रुप में बांट दिया जाता है, भाई ये जो ग्रुप है ये ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही हेजिटेशन है, बहुत ही डर है, बहुत ही घबराहट और चिंता है, ये जो ग्रुप है ये स्टेबल है, ये इस तरीके से नहीं घबरा रहा है, तो ये चीजें इसके अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हमारे क्या किया जाता है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है लोगों के ऊपर, और जो हमारे जो रिसर्चर हैं और जो हमारा इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, वेदर देन मोर टेस्ट ऑफ द एग्जो स्टूडेंट बी द डिफरेंटली देन द लेस
वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमारे रिसर्चर होते हैं, रिसर्चर ने ये जांच की है कि अधिक जो परीक्षा से चिंतित जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी जो प्रायोगिक स्थिति होती है ना, उनकी जो एक्सपेरिमेंटल जो हमारी सिचुएशन होती है, फिर उसकी स्थिति में कम चिंतित जो छात्र होते हैं उनकी तुलना में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यानी कि जो बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं टेस्ट या पेपर को लेकर के, उन बच्चों का व्यवहार अलग होगा। और जो बच्चे निश्चिंत रहते हैं और शांत रहते हैं, तो उनका जो है वो अलग तरीके का व्यवहार जो है उन स्टूडेंट्स के अंदर देखा गया है। तो ये सब रिपोर्ट परीक्षण हमारे होते हैं, टेस्ट हमारे होते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ जानना होता है, इसमें डॉक्टर के हिसाब से आप जान सकते हैं। दूसरा, आप एक एम्प्लॉय का चयन कर रहे होते हैं, तब उसके अंदर ये चीजें काम आती हैं। और तीसरा, जो अनुसंधान रिसर्चर जो होते हैं वो उस चीज को जानने में इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी इंसान अगर आपके आसपास है तो उसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन जरूर करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है पर्सनैलिटी। ठीक है, इसमें पर्सनैलिटी वेंटोरीज, तो इसमें आ जाती है एक इन्वेंटोरीज, इन्वेंटोरीज यानी कि एक सूची आ जाती है हमारी पर्सनैलिटी की। तो इन्होंने बताया अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटोरीज, दीज origin lie in the early history of personality measurement when most tests were of constructed on the basis of so-called face validity, that is the simple appear to be valid। तो भाई इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो सेल्फ रिपोर्ट जो टेस्ट होता है, यानी कि सेल्फ जो रिपोर्ट जो हमारा जो टेस्ट होता है, तो उसमें सबसे आम जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो सबसे आम पर्सनैलिटी की जो सूची होती है ना वो बनाई जाती है, वो लिस्ट होती है जो सबसे आम पर्सनैलिटी होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा जो ओरिजिन होता है, यानी कि जो भी हमारी उत्पत्ति होती है हमारी किसी भी पर्सनैलिटी की, तो उसमें उसके अंदर जो हमारा माप किया जाता है, तो वो हमारा शुरुआत के जो इतिहास में हुई है। जैसे कि इसमें जो परीक्षण है वो सारी की सारी जो मेजरमेंट जो होते हैं पर्सनैलिटी के, वो हमारे मोस्ट टेस्ट ऑफ द कंसेप्टेड बेसिक ऑफ द सो कॉल्ड फेस वैलिडिटी, तो हमारी जो वैधता जो होती है ना, तो उसके आधार पर बनाए गए थे। यानी कि अधिकांश जो हमारे परीक्षण है, जो टेस्ट हैं, वो वैलिडिटी के आधार पर बनाए गए थे। तो जो कि इसके आधार पर बनाए गए थे, यानी कि वो केवल वैध प्रतीत होते हैं। यानी कि दैट इज द सिंपल ऑफ द अपियर टू द वैलिड, यानी कि वो अच्छे तरीके से वैलिड ही दिखाई दें, सिंपली जो वो अपियर्ड हैं जो वैलिड ही दिखाई दें। आइटम वेयर ऑफ द इंक्लूड सिंपली बिकॉज इन द फैलेबल जजमेंट ऑफ द पर्सन हु कंस्ट्रक्टेड, यानी कि कंस्ट्रक्टेड जो हमारी चीजें होती हैं, आवाज नहीं हुई, चुप करो। ठीक है, तो इसके अंदर वही इसमें हमारी डायलिसिस ऑफ द टेस्ट दे वेयर ऑफ द इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी जो चीजें ली गई हैं इसमें, यानी कि जो भी हमारे जो परीक्षण किए जाते हैं, जितने भी जो आइटम होते हैं ना, तो जितने भी आइटमों को केवल इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि जो उसके परीक्षण हो रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें जितने भी सिंपल जो चीजें जो हमारी इंक्लूड की जाती है, बिकॉज क्यों किए जाते हैं, क्योंकि फेवरेबल जजमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, जजमेंट ऑफ द पर्सन एंड द कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें जितने भी आइटम जो हमारे शामिल किए जाते हैं, तो क्योंकि उसमें जो टेस्ट होते हैं ना, तो टेस्ट जो हमारे परीक्षण बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो उनके गलती से जो हमारे किसी भी तरीके का वो निर्णय लेते हैं, तो उनके अनुसार और कुछ हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी जो विशेषताएं होती हैं, तो वो चीजें उनके अंदर रहती है। ठीक है, तो जो हमारी गलती से निर्णय लेने के अनुसार या फिर पर्सनैलिटी की विशेषताओं के सूचक हमारे रहते हैं कि भी कोई गलती हुई है या फिर जो इसकी पर्सनैलिटी की विशेषता यही है। तो जो दूसरे शब्दों में अगर इसको बोला जाए, यानी कि जो इसकी वैलिडिटी अगर हम देखी जाए, तो इसमें क्या बताया है, इसमें पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट के इन अदर वर्ड फेस वैलिडिटी नीड नॉट ऑफ द डिफाइंड बाय केयरफुल ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टडीज रैदर इट टाइप। तो वही इन्होंने बताया है कि अगर इसकी जो नीचे की सतह के टाइप में अगर इसकी वैलिडिटी को सावधानी पूर्वक या फिर इसकी जो क्वांटिटेटिव यानी कि जो मात्रात्मक होती है, यानी कि इसकी मात्रा का जो है स्टडी के द्वारा अगर इसको डिफाइन करने की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि भाई जो इसमें जो हमारा जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती है उनके ये सूचक जो हैं वो हमारा रहता है। और दूसरे शब्दों में अगर इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, तो वैलिडिटी को सावधानी पूर्वक और जो मेजरमेंट होता है ना, यानी कि जो उसकी मात्रा होती है हमारी स्टडी की, तो उसके द्वारा हमारी जो है परिभाषित यानी कि डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये एक विशिष्ट रूप से आगे देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी और जिसमें रिफ्लेक्ट वन ऑफ मोर और लेस ऑफ द imperious possibly of the awareness of impression, personal judgment, even that of the expert in no guarantee that a particular collection of test item will
will prove that the reliables and the meaningful of actual practice। तो इन्होंने बताया, जैसे कि मतलब पीछे हमने जो लाइनें पढ़ी हैं, तो इन्होंने बोला है कि भाई मतलब कि किसी भी इंसान का लगभग जो मतलब बिल्कुल ही मतलब स्टिक होती है ना कोई भी चीजें, तो स्टिक न होने वाली और जो मतलब कि गलतियों से जो धारणाएं हमारी हो जाती हैं, तो उनको ही दर्शाता है ये। ठीक है, तो गलतियां जो हमारी जो लिस्ट होती है, यानी कि गलतियों से की जो हमारी धारणाएं होती है वो हमारी इनको दर्शाता है। और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी से जो हम किसी भी प्रकार के जजमेंट यानी कि पर्सनैलिटी का के अकॉर्डिंग जो निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है, तो चाहे वो किसी विशेषज्ञ का ही क्यों ना हो, यानी कि अपने पर्सनैलिटी के यानी कि पर्सनल जो जजमेंट होती है, यानी कि व्यक्तिगत हम कोई भी अपना जो निर्णय जो लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी विशेषज्ञ का ही क्यों ना हो, इवन दैट ऑफ एन एक्सपर्ट, चाहे किसी विशेषज्ञ का ही क्यों ना हो, इज नो गारंटी दैट ए पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम, यानी कि इस बात की गारंटी नहीं है कि जो टेस्ट है यानी कि जो परीक्षण है वो मतलब कि किसी भी प्रकार के कोई विशेष संग्रहण या कोई वास्तविक जो एक्सपीरियंस में जो है विश्वसनीय और सार्थक साबित होगा। यानी कि पर्सनल जो डिसीजन लेता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये जो लिया गया तो उसका जो पर्टिकुलर जो कलेक्शन है या फिर टेस्ट आइटम है या फिर किसी भी मतलब की वास्तविक रिलायबल है, बहुत ही ज्यादा विश्वास करने योग्य ये है, या फिर वो कोई अर्थपूर्ण है यानी कि सार्थक है और एक्चुअल प्रैक्टिस जो है वो सार्थक साबित होगी। यानी कि पर्सनल निर्णय पर्सनल ही होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि पर्सनल निर्णय में वो सारी की सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि पर्सनल निर्णय जो इंसान लेता है तो पर्सनली ही उसका होता है। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है हमारी। तो वो जो सूची होती है, वो जो लिस्ट होती है, वो पर्सनैलिटी की लिस्ट होती है। तो लिस्ट में हम किस तरीके की चीजें, जैसे एक पेशेंट की देखते हैं तो उसकी लिस्ट अलग होगी, एक किसी चीज का इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो उसकी चीजें अलग होगी, एक टीचर्स के अंदर अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसकी चीजें अलग होगी। तो अलग अलग सूची होती है पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो ये जो हमारे पर्सनैलिटी के जो भी मेथड होते हैं ये हमारे इसके अंदर हो गया कंप्लीट। ये जो है यहाँ पर इसको नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा चीजें वही रिपीटेशन दे रखी है बार बार। तो इसके अंदर जो हमारे जो मेथड हैं पर्सनैलिटी को जांचने के, वो हम इसके अंदर कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। थोड़ा सा बार बार सुनना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइनें होती हैं इसमें, बहुत देर से समझ आते हैं साइकोलॉजिकल चीज़ें। तो इसमें हम आगे अगली वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।